Hello students, welcome back to this particular video of Mizo STD video classes, and in this particular video we are going to discuss some good questions based upon the JEE advanced pattern. Fine. This video जो ये वाला है ये इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और तब मैंने कहा था कि फिर एक अगला सेट होगा जिसमें फिर 5 क्वेश्चन होंगे, फिर अगला बनाएंगे, तो इस तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पे ये क्वेश्चंस का वो मिलता चलेगा। ठीक है, तो आइडिया आप लोगों को है पहले से ही, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स आपने किए हैं और ये तो 15th चैप्टर, इससे पहले 14th चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। तो चलिए अब आगे इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और कैसे हमें उन्हें टैकल करना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को शॉर्ट ही रखूं। पिछला वाला वीडियो आई होप कि अराउंड 30 मिनट्स प्लस था, तो इसको भी मैं कोशिश ऐसे ही करूंगा कि मतलब दोनों वीडियो मिलके 1 घंटे से कम रहें, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में और कहना चाहिए ग्रैस्पिंग में ईजी रहता है। बहुत लंबा वीडियो न जाए इसीलिए मैंने इनको ब्रेक करके 2 वीडियो बनाने शुरू किए हैं। ठीक है, so this is the device remote control like a TV and this will change the questions like this। तो हम लोग वापस अब अपने इस पर्टिकुलर पैटर्न से आगे चलते हैं एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये रेड कलर से मैं आपको शो कर रहा हूं 6 और 7 है ना, ये 2 क्वेश्चन सेम सेट पे चलेंगे, मतलब ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जेईई एडवांस पैटर्न में क्वेश्चंस का वेरिएशन होता है, हर साल कुछ ना कुछ कहना चाहिए सरप्राइज एलिमेंट भी रहता है। फाइन, तो बहुत केयरफुल तरीके से। गेटिंग एडमिशन इनटू IITs इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बट इट इज ऑल्सो नॉट वेरी सिंपल। सो हियर इज माई चॉक एंड हियर इज योर क्वेश्चन। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ इज T1। फाइन, एक L लेंथ का सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड T1 है। चलिए जरा लिख देते हैं फॉर्मूले, आप लोग काफी मिस कर जाते हो। ठीक, ये तो पहले केस में हो जाएगा, हट जाता हूं मैं। और टाइम पीरियड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ द सेम लेंथ L। अच्छा, अब एक हमने रॉड ली, रॉड को एक एंड पे ऐसे हिंज कर दिया, ठीक है, अब वो रोटेट करे, तो ये बेसिकली एक फिजिकल पेंडुलम बन गया। याद करिए, इसका भी डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है। तो पिवोटेड एट वन एंड एंड ऑक्सिलेटिंग इन अ वर्टिकल प्लेन, मतलब ऐसे करके, तो उसका टाइम पीरियड T2 है। अब पहली चीज जो आपको परेशान कर सकती है अगर आपने रिवीजन को फॉलो नहीं किया है, तो इस फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है ना, तो वो आपका होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mgd, जनरल रिजल्ट। ठीक है, तो एक तो ये फैक्टर परेशान करने वाला है, तो इसके लिए क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। दूसरा, अब आपको निकालना क्या है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सिलेशंस इन बोथ द केसेस स्मॉल, मतलब ये कि थीटा की वैल्यू छोटी सी है, तो आपको T1 और T2 में क्या रिलेशन है वो पता करना है। ठीक, तो अब सबसे पहले मैं आपके लिए लिख देता हूं ये वाला रिलेशन T2 के लिए। ठीक, यहां पे mgd mgl मतलब ये वो डिस्टेंस है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, जैसे ये L लेंथ की रॉड है ना, जितनी लेंथ का ये इसका वो है स्ट्रिंग, तो इसको जब आप अटैच कर देंगे ऐसे करके, बस इस वक्त सारा ध्यान आप यहाँ डायग्राम पे लगाइए, बाकी जो कुछ मैंने कवर कर दिया उस पे मत सोचिए। ये L लेंथ का रॉड है और ये इस तरीके से ऑक्सिलेट कर रहा है, तो इफेक्टिव लेंथ जो हम इसकी लेंगे वो L/2 लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो स्मॉल l की जगह मुझे L/2 लेना चाहिए। ये तो हुआ एक तरीके से ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक, तो बेसिक रिजल्ट ये रहने वाला है। चलिए भाई, अब यहां पे हम लोग फॉर्मूले लिख लेते हैं।
T2 इज इक्वल टू 2 पाई I अपॉन, ठीक। अब 1 और 2 में ही हमें जो है कुछ कुछ करना है, और T1 बाई T2 है ना, तो सबसे आसान तरीका है कि हम लोग कहें ये कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जब मैं अब इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2 पाई 2L अपॉन 3G। बहुत सारे लोगों को यहां प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना। मैं जानबूझ के इसीलिए इसकी वैल्यू नहीं रख रहा हूं। L की वैल्यू तो L/2 हो गई, कैपिटल L/2। I moment of inertia of a rod about when the rod is hinged about its one end। तो अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे ध्यान नहीं है, अगर मुझे कुछ रेगुलर शेप बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है, देन इट्स गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो याद रखना है आपको, तब ये आपने यूज करना है। हालांकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा हूं, तो चलिए मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं। I होगा बच्चों ml स्क्वायर बाई 3 और ये स्मॉल l होगा L/2, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये वैल्यूज हैं हमारे इस यूज के लिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा T1 अपॉन T2। बेसिकली यहां अभी हमने इसको सॉल्व किया है नहीं, है ना। एक सेकेंड, मैं इसको भी T2 लिख देता हूं। यहां पे वैल्यूज हैं, ये आपका वो रिजल्ट है, और तब इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3/2 रूट मुझे इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आंसर जो है मेरा वो सी करेक्ट आता। मैं इधर आ जाता हूं एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द कैमरा पर्सन टू प्लीज शो दिस पोर्शन। कृपया इसे दिखाएं, मुझे ना दिखाएं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वहां तक आपको दिख रहा होना चाहिए, यहां से लेके वहां तक। मेरी जरूरत अभी नहीं है इस वक्त आपको, वो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और बाकी ये बॉक्स आपका रिजल्ट है और ये वाला आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। पूरी प्रॉब्लम में ध्यान रखिए, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। तो ये वैल्यू मुझे याद रखनी है। अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि ऑक्सीलेशन के इस चैप्टर के इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना शुरू करिए, बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ध्यान दीजिएगा। अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लैंक। प्लेन नहीं है, प्लैंक है, डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक इज 1/2। प्लैंक होता है, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, एक वर्ड होता है लकड़ी का फट्टा टाइप, ठीक है ना, लाइक दिस, ऐसे करके। तो इसमें आसानी पता है क्या है, मैंने भी क्वेश्चन का वो नहीं किया लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अगर प्लेन है तो प्लेन का तो मतलब हो गया ऐसी सरफेस, लाइक दिस, ये प्लैंक है। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये इस तरीके से वाइब्रेट कर सकता है, देख रहे हैं। वो आपने पोल वॉल्स को देखा होगा ना, जो जंप करते हैं, एक बड़ा सा पोल लेते हैं, फिर भागते हुए जाते हैं, उसको एक होल में लगाते हैं और फिर जंप कर जाते हैं। या कि आपने डाइविंग में, स्विमिंग में जो डाइव करते हैं उस पर देखिए कॉर्नर पे एकदम खड़े होते हैं, 1 2 3, तो उसके नीचे जो प्लैंक रहता है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है और उनको अपलिफ्ट कराता है, ठीक है ना, कुछ वैसा। तो बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक इज दिस मच। प्लैंक इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर प्लैंक नहीं होगा ना, प्लेन होगा, तो ऑक्सीलेट नहीं करेगा। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ प्लैंक इन विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ओवर द प्लैंक। चलिए इसका एक डायग्राम बनाते हैं पहले हम लोग।
नहीं, सिंपल है, मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं। क्वेश्चन सिंपल है। ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लैंक। एक ऐसे करके ये प्लैंक है, प्लास्टिक का, फाइबर का, लकड़ी का, कुछ तो, ठीक है। अब यहां पे एक ब्लॉक रख दिया गया, ठीक है। मैं एक रेड कलर की चौक से बना देता हूं इसे। लाइक दिस। इसके बीच में फ्रिक्शन है, फाइन, 1/2 गिवन है। प्लैंक इज अंडरगोइंग SHM। अब क्या है कि ये प्लैंक जो है ना, ये अप डाउन ऐसे कर रहा है विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकेंड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका क्या हो जिससे कि ये स्लिप ना करे इसके ऊपर। फाइन, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक, चलिए मैं यहां पे ना कंडीशन लिख रहा हूं, इन केस ऑफ SHM A max is equal to minus A ओमेगा स्क्वायर। माइनस तो सिर्फ सिंबॉलिकली होता है, हालांकि उसकी कोई कैलकुलेशन में वैल्यू नहीं लेते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में मैक्सिमम एक्सेलरेशन यही होता है ना। इक्वेशन को जो 2 बार हम लोग डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, ठीक है। और ये प्लैंक जो है, ये मतलब ब्लॉक जो है प्लैंक को छोड़े ना, तो ये बेसिकली मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। याद करिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FBD जब हम लोग बनाते थे, तो मैं ये कह रहा हूं कि A मैक्स जो है बेसिकली वो बराबर होना चाहिए म्यू जी के। ये किसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है? मतलब इस प्लैंक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है कि अगर इससे ज्यादा वाइब्रेट होने लग गया तो ये स्लिप कर जाएगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा A ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अच्छा मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, तो म्यू जी अपॉन, अब देखिए ओमेगा की वैल्यू मुझे गिवन है, म्यू की वैल्यू मुझे गिवन है, जी की वैल्यू मुझे गिवन है। ठीक, सारी वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूं, तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कुछ नहीं किया, खाली ये जो वैल्यूज मुझे गिवन है उनको रख के मैंने सॉल्व कर दिया। 1/2 इंटू 10 अपॉन स्क्वायर ऑफ 10 सॉल्व किया तो मुझे मिल गया A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा आंसर आएगा B। ठीक है, तो इधर आपका ये सोल्यूशन है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं किया गया है। सिर्फ आप यहां मैं एक बार और लिख देता हूं, म्यूजी इज इक्वल टू A ओमेगा स्क्वायर। बस ये वाली कंडीशन हमने यूज कर ली। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जरा इधर देख लीजिए। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन, एंड आफ्टर दैट हम लोग आराम से इसके सोल्यूशन को पता लगा सकते हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस बड़े हैं तो मुझे उतना स्पेस छोड़ना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा कैमरे के फोकस में दिक्कत आती है कि वहां से यहां तक एक फ्रेम में नहीं आएगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। Now let's clean it so that we can go for the explanation of another question, and that another question is going to be and whatever explanation I am providing, it's not like that कि वो फाइनल है, ये तो आपको सोचना है ना। मैं तो वो कोशिश करता हूं कि सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन को फिर से आप लोग जब रिवाइज करें तो पढ़ें, सोचें, कोई और इससे बेहतर सोल्यूशन निकल सकता है। वेरी गुड, ट्राई करिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, और यहां इंस्ट्रक्शन देखिए चेंज है। यहां लिखा है मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, आज फिर बोलूंगा,
I know you don't want to listen it again, but it is very very important for your exams. उस ऑप्शन को आपने नहीं मार्क करना है जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं, प्लीज। ठीक है, चलिए इस कमिटमेंट के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ वही सॉल्व करूंगा जो मुझे अच्छे से सॉल्व करने के बाद आंसर पता चलेगा, कहीं कोई गेस वर्क नहीं चलना है, खास करके जेई एडवांस पैटर्न में। देखिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक एसएचएम के केस का दिया हुआ है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी सिचुएशन है। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक, नाउ एज सच वी आर नॉट गोइंग टू रीड आउट दीज अल्टरनेटिव्स बिकॉज पहले मैं अल्टरनेटिव्स एक पढ़ूंगा, सोचूंगा सही है गलत है, मार्क करूंगा, आगे बढ़ूंगा। सो दिस वे वी विल ट्राई टू एनालाइज। एक चीज सोचिए आप, जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो हम जब अपने मास को डिस्प्लेस कर देते हैं तो फोर्स मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी उस टाइम पे 0 होती है और एक्सेलरेशन पीक पे होता है। लेकिन जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया है उसके अपोजिट सेंस में होता है। ठीक, तो यहां पे ये 4 पॉइंट आपको गिवन है, 1 2 3 एंड 4। हम लोग इन पॉइंट्स पे सोचते हुए चलेंगे। पहली चीज कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट 1 इज निगेटिव, ये करेक्ट है। जानते हैं क्यों? देखिए, एक्सेलरेशन यहां पे निगेटिव है क्योंकि जिस डायरेक्शन में ब्लॉक जाना चाह रहा है आपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको लिया हुआ है, डिस्प्लेस किया हुआ है। तो जब ये निगेटिव होगा तो अकॉर्डिंगली हमारा डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव होगा। चलिए इसको मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। एट एक एक पॉइंट लिख रहा हूं। 1, एक्सेलरेशन इज निगेटिव, दिस इंप्लॉइज दैट डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव। ठीक, तो इसका मतलब हो गया a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यानी कि ऑप्शन नंबर इस हिसाब से 1 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आइए दूसरा वाला ऑप्शन तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप कह दोगे कि सर ये तो करेक्ट है। कैसे? देखिए, हाँ मुझे वो डिवाइस आज यूज करनी चाहिए थी, बट एनीवे, जब ये अपनी मीन पोजीशन में आया तो वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम और पॉजिटिव होगी, वही चीज कही जा रही है। तो आप ऐसे कह सोच सकते हो कि एट 2 पॉइंट वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन तो कुछ रहा ही नहीं। ठीक, तो ये दोनों करेक्ट हो गए। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट 3 इज मैक्सिमम, सही बात है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट पे वेलोसिटी तो कुछ होनी ही नहीं है, वो तो 0 हो जानी है। और टोटल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल बोथ। ठीक है, तो 3 पॉइंट पे तो सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी रह जानी है। तो यहां पे जब मैं वैल्यू डालूंगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की 3 नंबर पे मैक्सिमम आएगी। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन बेस छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अच्छा, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट 4 इज डिक्रीजिंग। 4 का मतलब जान रहे हैं? 4 का मतलब है कि जब ये यहां पहुंचेगा, ध्यान से देखिए आप लोग, जहां मेरा इस वक्त ये व्हाइट कलर का चौक है, तो ये वो सिचुएशन है जब फिर से पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम हो जानी है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जानी है। और ये वो पोजीशन है जब आपका एक्सेलरेशन पीक पे होगा, वेलोसिटी आपकी कुछ भी नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी है वो यहां से एक्चुअली यहां से बढ़नी शुरू हुई, ये पीक हो गई, फिर घट रही घटते घटते खत्म, फिर यहां से फिर बढ़नी शुरू हुई मैक्स। ठीक, तो इस तरीके से इस वाले ग्राफ को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे थ्योरेटिकल अपना कॉन्सेप्ट, तो हम लोगों ने इसको किया हुआ था। ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब मान लीजिए मैं वहां पे किसी भी एक पॉइंट को लेके श्योर नहीं हूं तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, सो दिस इज द वे ऑफ सेइंग कि ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम।
उसके बाद मैंने दो क्वेश्चंस रखे हैं। एक्चुअली एक मैट्रिक्स मैच आता है, एक कॉलम बना रहता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक दूसरा कॉलम होता है। तो यहां कुछ स्टेटमेंट्स फॉर्मूले वगैरह रहते हैं जिनको मैच करना होता है आपके राइट साइड वाले कॉलम से। तो वो चीज करने की कोशिश है इसमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंस्ट्रक्शन क्या है भाई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, 8 तो हो गया, 9 और 10 दोनों मैट्रिक्स मैच टाइप हैं। अब देखिए यहाँ ए बी सी 3 स्टेटमेंट हैं टेबल 1 में, और यहाँ पे पी क्यू आर एस टी देखिए 5 ऑप्शंस, मतलब 5 सिचुएशंस हैं। ठीक है, ये है आपकी टेबल नंबर 2। चलिए क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लंबाई L है और ये सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट P एंड द रॉड इज मेड टू अंडरगो स्मॉल ऑक्सिलेशंस, मैच द फॉलोइंग। एक्चुअली ये थोड़ा सा पहला स्टेटमेंट कंफ्यूजन ये करता है कि रॉड जो है L लंबाई की वो जिस पॉइंट P से टांगी गई है वो पॉइंट कौन सा है, रॉड का मिड पॉइंट है कि रॉड का वो एंड पॉइंट है कि रॉड का वो कोई मिड और एंड के बीच का पॉइंट है, कहां पे है। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज यहीं अपने आप शुरू हो जाती हैं। क्या कि भाई मान लीजिए मैंने पॉइंट P को कंसीडर करा कि एंड पे है, जरा मैं डायग्राम एक दे देता हूं, उसके बाद आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। ठीक, देखिए ये है रॉड। अब पॉइंट P यहां है, एक पॉसिबिलिटी, पॉइंट P भाई यहां है तो यहां से हट जाएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी, यहां है तो यहां थोड़े ना हैंग करी जाएगी, फिर यहां हैंग करी जाएगी। तो बेसिकली पॉइंट P कहां पे है, हम इस बेसिस पे कुछ एक कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, बाय अश्यूमिंग कि कहीं पॉइंट एंड पे होगा, कहीं मिड में होगा रॉड के, कहीं एंड और मिड के बीच के पॉइंट पे होगा, इस टाइप से वेरिएशन होता चलेगा। आइए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इफ पॉइंट P इज एट द सेंटर ऑफ मास देन टाइम पीरियड। अच्छा, अब देखिए इस रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही होगा, तो वो ये पॉइंट हो गया। तो उस पॉइंट पे अगर रॉड को हिंज कर दिया गया है तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम पीरियड होना चाहिए 0, नहीं 0 तो नहीं होगा, 2πL/3g। वैसे तो पता नहीं चलेगा, क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। गुड, आइए भाई रॉड है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 2π√L/g। ये फॉर्मूला करेक्ट है, वैलिड है। कितने लोग हैप्पी हैं इस बात से? अरे रॉड है, ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है। ठीक है, पहले अभी जो 6 क्वेश्चन से शुरुआत करी थी जहां से, वहां भी यही काम मैंने किया था। ठीक, तो यहां पे ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मुझे लगाना चाहिए बच्चों, ये बहुत ध्यान रखने की चीजें हैं, I/, याद करिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यही काम किया था। अब I क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फाइन। और ये L जो है ये वेरी करेगा कि हमारी जो रॉड है वो किस पॉइंट पे हिंज की गई है। तो चलिए जैसे हम लोग मान लेते हैं कि व्हेन P इज एट सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए ये सिचुएशन है, फाइन। तो क्या मैं इस हालत में L को 0 न रख दूं? तो उस हिसाब से मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ कि A के लिए करेक्ट ऑप्शन आएगा बच्चों A का T। ठीक, चलिए भाई दूसरा देखते हैं। फॉर्मूला अभी भी वही वैलिड है, मैं सारे ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, 1-2 बताऊंगा, बाकी आपके लिए छोड़ूंगा। अच्छा चलिए दूसरा देखते हैं, वही फॉर्मूला T = 2π√I/
mgl। ठीक, अब दूसरा केस मैं कह रहा हूं when point P, when P is at its end, मान लीजिए किसी एक सिरे पे है, तो इस हालत में बच्चों I बराबर आएगा ml स्क्वायर बाई 3। ये तो वेल नोन सा रिजल्ट है हमारा। सो I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3, और जब मैं वैल्यूज रखूंगा तो मुझे मिलेगा T इज इक्वल टू ये वाली, सॉरी 2 पाई भी रखना चाहिए मुझे, 2 पाई अंडर रूट 2L बाई 3G। देखिए वही सारे रिजल्ट्स रिपीट कर रहे हैं। ठीक, तो B जो है उसमें भी T आएगा, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको मैच करे। अब जरा C देखते हैं, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग द सेम टाइम पीरियड इक्वल टू दैट ऑफ द रॉड व्हेन P इज एट एंड L बाई 3। ये वही 6 क्वेश्चन की कंडीशन है, दोनों टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के लिए ले लीजिए, इसके लिए ले लीजिए, इक्वेट करिए तो आपको आंसर C का S मिल जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आप इसको ट्राई करें तो थोड़ा सा टोटलिटी में ट्राई करें। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वो भी मैट्रिक्स मैच होगा। फाइन, बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल सा है। इन द 2 ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम, डायग्राम मैंने ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है जिसमें हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत ना रहे। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 6। ठीक है, इसकी वैल्यू, स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 12 सेंटीमीटर एंड देन लेफ्ट। ऐसे आपने खींच के छोड़ दिया तो अब ये ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करने लगेगा आइडियल कंडीशन में। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो बेसिकली इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है ना, 1 किलो वाले की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 किलो वाले की। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन है, मतलब जो गिवन है, 4 आपके ये वो हैं। चलिए ट्राई करना शुरू करते हैं। पहली बात, ये फॉर्मूला मैंने बताया है। म्यू क्या है भाई? रिड्यूस्ड मास। क्या मतलब होता है इसका? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लीजिए तो ये बराबर मुझे मिलेगा 2/3 kg। ठीक, तो यहां से ओमेगा निकालेंगे तो 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो A1 बराबर मुझे मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर और A2 बराबर मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज मुझे याद नहीं है लेकिन इसको मैंने 2-3 बार सॉल्व किया है, दैट्स वाई आई नो कि हाँ इस तरीके से वैल्यूज आएंगी। अब देखिए काइनेटिक, ये तो सब मैं रब कर देता हूं। Now it's part of your video, so you can take a relook of this. There is no problem of this type. काइनेटिक एनर्जी जानते हैं क्या होती है? हाफ m a स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो इसमें जब मैं वैल्यूज रखूंगा, हाफ m सॉरी ओमेगा स्क्वायर, इसमें जब मैं वैल्यूज रखूंगा तो पहले वाले की वैल्यू मुझे आएगी 9.6 और इसको K1 कह दूं तो K2 की वैल्यू आ जाएगी 4.8 दिस। अब चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो A जो है वो मेरा आएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी निकाली मैंने, तो A के आगे मैं यहां लिख देता हूं Q। ठीक, चलिए दूसरा वाला हम लोग देखते हैं। तो B के आगे मैं लिखता हूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1। यहां देखिए निकाली ही मैंने, ये और ये कोई नहीं मैच कर रहा है तो B के आगे मुझे लिखना चाहिए S। ठीक है, और फिर उसके बाद C के आगे मुझे लिखना चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg। तो ये देखिए 4.8 यहां पे है, तो C के आगे P। ठीक,
तो इस तरीके से ये रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं बाय यूजिंग बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये डायग्राम बेसिकली ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रेसिस्टेंस का है, क्योंकि वो इस तरीके से स्प्रिंग को डिजाइन करना मुश्किल होता है थोड़ा सा, अदरवाइज ये ऐसे ऐसे करके है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। So students, this was the discussion of these next set of questions. Fine. तो इसको और इसके पहले वाले जो 5 क्वेश्चन हैं उनको मिला के एक साथ सॉल्व करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, और जो जो पॉइंट्स मैं सिंपल सजेशन देता हूं उन्हें थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करिएगा। होपफुली आपको काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट गेन होगा। ठीक है, सो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर forthcoming exams from Mizo Study video site. I would like to say thanks to all of you for watching this video. Take care of yourself.